नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फिल्म मदर इंडिया के बारे में। लेकिन इसके पहले कि हम लोग अपनी चर्चा शुरू करें दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इस चैनल पर बहुत कुछ लेकर आना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपके सहयोग की तो ज़रूरत है। इसलिए आप लोग मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन और आपका शेयर मेरे लिए टॉनिक का काम करेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से मेरी प्लीज़ 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 हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं मदर इंडिया के बारे में। जैसा कि मैं अपने प्यासा वाले एपिसोड में पहले ही बता चुका हूँ कि 1957 हिंदी सिनेमा के लिए बहुत खास साल था। इस साल 4 आइकॉनिक फिल्में आई थी: प्यासा, नया दौर, मदर इंडिया और चलती का नाम गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी और प्यासा के बारे में हम पहले ही बातें कर चुके हैं और आने वाले दिनों में मैं नया दौर पर भी कोई ना कोई एपिसोड लेकर जरूर आऊँगा। आज हम लोग बात करते हैं मदर इंडिया की। मदर इंडिया के निर्देशक थे महबूब खान साहब। महबूब खान साहब ने 1940 में एक फिल्म बनाई थी, औरत। मदर इंडिया औरत का ही रीमेक थी। हिंदी सिनेमा में डाकुओं पर फिल्म बनाने की शुरुआत करने वाले महबूब खान साहब को ही श्रेय जाता है हिंदी सिनेमा में डाकुओं को लाने का। मदर इंडिया से पहले दिलीप कुमार के साथ महबूब खान साहब 3 फिल्में कर चुके थे। अंदाज, जिसमें राज कपूर साहब भी मेन लीड में थे, अमर और आन। मदर इंडिया में सुनील दत्त वाले किरदार के लिए महबूब खान साहब की पहली पसंद दिलीप साहब ही थे। दिलीप कुमार साहब को सब्जेक्ट पसंद भी था, लेकिन दिलीप कुमार साहब को एक समस्या थी कि नरगिस जी के साथ वो इसके पहले कई फिल्मों में एज ए हीरो आ चुके थे, तो नरगिस जी का बेटा बनने में वो थोड़ा झिझक रहे थे। हालांकि महबूब खान साहब ने उनको एक ऑफर भी दिया कि तुम चाहो तो बाप और बेटे दोनों की भूमिका, यानी कि जो उनका राजकुमार साहब ने निभाई थी वो भूमिका और बिरजू की भूमिका, दोनों भूमिकाएं वो देने को तैयार थे, लेकिन इस पर भी दिलीप कुमार साहब तैयार नहीं हुए। खैर, अगर एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि हिंदी सिनेमा को सुनील दत्त साहब के रूप में एक और नायक मिला। मदर इंडिया को श्रेय जाता है हिंदी सिनेमा को 3 सुपरस्टार्स देने का: राजकुमार, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार। मदर इंडिया के बाद ये तीनों ए लिस्टेड एक्टर्स में आ गए। ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में जाने वाली मदर इंडिया भारत की पहली फिल्म थी और मदर इंडिया ने टॉप 3 में जगह भी बनाई थी। और कहा जाता है कि मदर इंडिया बेस्ट फॉरेन फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीतने में सिर्फ 1 वोट से पीछे रह गई थी। खैर, अगर बात करें उस साल सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्मों का, तो मदर इंडिया 1957 में पैसा कमाने की दृष्टि से पहली फिल्म थी। दूसरे नंबर पर थी नया दौर, तीसरे नंबर पर थी प्यासा और चौथे नंबर पर चलती का नाम गाड़ी। यही 4 फिल्में सबसे ऊपर थी। अब आते हैं फिल्म के प्रमुख किरदारों के ऊपर। तो फिल्म में टाइटल रोल निभाया था, यानी मदर इंडिया का रोल निभाया था नरगिस जी ने, जिस किरदार का नाम राधा था। नरगिस जी के ऑपोजिट यानी कि शामू का रोल निभाया था राजकुमार साहब ने, और बाकी 2 बेटों के किरदार में थे, यानी बिरजू के किरदार में सुनील दत्त साहब और बड़े बेटे रामू के किरदार में राजेंद्र कुमार साहब। और फिल्म का और एक प्रमुख किरदार यानी कि सुखी लाला, वो किरदार निभाया था कन्हैया लाल जी ने, जो अपने आप में हिंदी सिनेमा का एक आइकॉनिक किरदार है। अब आते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर। अगर आज के नज़रिए से देखा जाए तो फिल्म की कहानी में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन उस दौर के लिए बहुत नई चीज़ थी। और मदर इंडिया
अगर सही मायनों में कहा जाए तो उस दौर के समाज का चित्रण है। ये उस दौर के समाज का एक, आप मदर इंडिया को उस दौर के समाज का आईना कह सकते हैं। वो दौर अलग था, उस दौर का के सामाजिक हालात अलग थे। मदर इंडिया कहानी है राधा की। राधा गांव की एक बूढ़ी महिला है। गांव के सारे लोग उसको माँ की तरह मानते हैं। गांव में पहली बार नहर आ रही है और राधा को उस नहर का उद्घाटन करने के लिए बुलाया जाता है। राधा उद्घाटन करने आती है और उद्घाटन करते वक्त राधा अपने अतीत में चली जाती है कि जब उसकी नई नई शादी हुई थी और वो ब्याह कर अपने घर आई थी। अतीत में जाती है जब उसकी शादी श्यामू से हो रही है। श्यामू यानी कि राजकुमार जी, उसकी शादी होती है। वो जब अपने घर आती है तो उसको पता चलता है कि जो उसकी ज़मीन है यानी उसके जो खेत हैं वो लाला के पास गिर हुई है। लाला यानी कि सुखी लाला, कन्हैया लाल जी। वो दौर था और ये उस दौर में सच्चाई थी। वो दौर था, वो लालाओं का दौर था। ऐसे सुखी लाला जैसे लोगों का दौर था। वो जमींदारी प्रथा का दौर था। धीरे धीरे कुरीतियाँ हमारे समाज से दूर होती गई। राधा अपना जीवन श्यामू के साथ शुरू करती है। ब्याज के तौर पर श्यामू को अपने अनाज का 1/3 हिस्सा सुखी लाला को देना है, क्योंकि श्यामू की माँ ने श्यामू की शादी के लिए सुखी लाला से 500 रुपये उधार लिए थे। ये सिलसिला चल रहा है। बीच में कहानी आगे बढ़ती है। श्यामू के बैल मर जाते हैं। श्यामू फिर भी मेहनत करके अपना खेत जोतना शुरू करता है। श्यामू के खेत में एक पत्थर है। वो पत्थर हटाते वक्त श्यामू अपने दोनों हाथ खो देता है। अब श्यामू को ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार पर बोझ बन गया है और इस गम में श्यामू अवसाद में चला जाता है। और इसी गम में श्यामू अपना घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो हालात कुछ ऐसे हैं उसके घर में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि श्यामू को लग रहा है कि उसका घर छोड़कर जाने से उसके परिवार का बोझ थोड़ा कम होगा, एक आदमी का खर्चा घर से कम होगा। ये सोचकर वो घर छोड़ के चला जाता है। लेकिन इन इतनी सारी तकलीफों के बावजूद राधा टूटती नहीं है। वो खुद खेती करती है। अपने दोनों बच्चों के साथ वो खुद खेती करती है और पूरे परिवार का पेट पालती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। छोटा बेटा बिरजू थोड़े उग्र स्वभाव का है। वो ये सारा अन्याय होते देख रहा है। लाला का अन्याय देख रहा है कि उसकी माँ को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि बड़ा होकर बिरजू डाकू बन जाता है और लाला से बदला लेने के लिए फिल्म के क्लाइमेक्स में वो लाला की बेटी को उठा लेता है। राधा, जिसने सुखी लाला को वादा किया था कि वो उसकी बेटी को कुछ नहीं होने देगी, रामू की बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन रामू नहीं मानता। वो बेटी को नहीं छोड़ता। रामू आगे घोड़े पर लाला की बेटी को लेकर जा रहा है। लाला की लाख मिन्नतों के बावजूद जब रामू नहीं मान रहा है तो लाला रामू को गोली मार देती है और फिल्म इसी दुखद अंत के साथ समाप्त होती है। दोस्तों, आखिर ये कहानी तो बड़ी सामान्य सी कहानी है। इस कहानी में ऐसा नया क्या है? दोस्तों, इस कहानी में नयापन यह है कि कहानी उस दौर में पहली बार आई थी। इसके पहले भी जब आई थी तो महबूब खान जी लेकर आए थे। और कहानी से ज़्यादा इसके अंदर जो खासियत है वो है महबूब खान जी का प्रेजेंटेशन। जिस तरीके से उन्होंने इस कहानी को दिखाया है और इस कहानी को सबसे ज़्यादा खास बनाता है इस फिल्म के कलाकारों का सशक्त अभिनय। ऐसा लगता है फिल्म को देखकर कि हर कलाकार यही भूमिका करने के लिए पैदा हुआ था। खासतौर पर नरगिस जी। इसी फिल्म के दौरान नरगिस जी और सुनील दत्त साहब में प्यार हुआ और इस मदर इंडिया के बाद उन्होंने तुरंत शादी कर ली। एक नायिका के तौर पर यह नरगिस जी की आखिरी फिल्म थी और इससे बेहतरीन विदाई हिंदी सिनेमा में शायद किसी अभिनेत्री को मिली है, जो एक आइकॉनिक फिल्म करके रिटायरमेंट ले रही है। सुनील दत्त साहब, क्या कमाल का अभिनय है उनका। अगर मदर इंडिया को सुनील दत्त के जीवन की बेहतरीन भूमिका कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो इसके अलावा राजकुमार साहब अपनी भूमिका के लिए जिस बेहतरीन तरीके से राजकुमार साहब ने उसके श्यामू के किरदार को निभाया वो काबिल तारीफ है। राजेंद्र कुमार साहब भी अपनी भूमिका में बेहतरीन है और फिल्म में महफूल लूट ले जाते हैं सुखी लाला यानी कन्हैया लाल जी। क्या कमाल का अभिनय है, बेहतरीन किरदार। दोस्तों, ये थी कुछ बातें मदर इंडिया के बारे में। अगली बार मैं आऊँगा और एक और नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।